इलेक्शन के दिनों में, जैसे कि आपने अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन में देखा जो कराची में हुआ है कि वो जमात जिसका कोई दारुल खिलाफा है सिंध का कराची, मगर उसका कोई वजूद यहाँ है नहीं, लेकिन वो जमात कहती है कि हम सबसे ज़्यादा यूनियन काउंसिल जीत गए और शुक्रिया कराची करके सईद गनी कासखेली की फ़ोटो लगा रहे हैं। हाँ? ये रिगिंग के तरीके हैं। तो मेरी दरख्वास्त है, और मैंने अपने वकील से बात की है और उनसे मैंने कहा है कि ख़त ड्राफ्ट करें और देखें कि अगर सीपी भी ड्राफ्ट कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैं ख़त ज़रूर लिख रहा हूँ और मैं आपको मीडिया में रिलीज़ कर दूँगा 1-2 दिन में उसकी कॉपी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इन गोस्ट एम्प्लॉयज़ पे सुओ मोटो नोटिस लेंगे, जो कि सिंध का वैसे ही टैक्स कोई नहीं इकट्ठा होता, कराची से ही होता है, पूरा सिंध वो चला रहा है, और उसके बाद ये गोस्ट एम्प्लॉय भर भर के जो उन्होंने तबाही की है, कोई इसका कोई सवाल जवाब होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे भी मैंने तौहीन जरदारी या तौहीन बिलावल कर दी है और इस पर मेरी एफआईआर कटेगी, क्योंकि वो भी अब मुकद्दस गाय हैं शायद पाकिस्तान में, सेक्रेड काव आसिफ जरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल और डाकू है। सबसे बड़ा क्रिमिनल पाकिस्तान का अगर कोई है पॉलिटिकल सिनेरियो में, सबसे बड़ा क्रिमिनल वो है आसिफ अली जरदारी। जो तबाही उसने की है इस सूबे के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, और करते चला जा रहा है, उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। लेकिन उसके ऊपर अगर कोई तो सवाल उठा ले तो वो तौहीन है आसिफ जरदारी में भी आजकल अरेस्ट हो रहा है। दूसरी जो बात करनी थी मैंने वो एपीसी पे करनी थी। ये जो तमाशा एपीसी का है इसकी भी किसी को समझ में नहीं आई। बड़ा जी प्रेशर हम पे, हमें सारा कल भी एपीसी जी आप क्यों नहीं। भाई ये सारी जमातें, सारी की सारी जमातें जो एपीसी में बैठी हैं, सिवाय तहरीक इंसाफ के और शेख रशीद साहब की जमात के, वो सारी तो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। तो अगर पार्लियामेंट में बैठी हैं तो एपीसी में ऐसा क्या आपने फैसला डिस्कस करना है जो पार्लियामेंट में नहीं कर सकते? जरा ये समझा दें कि आप पार्लियामेंट से क्या छुपा रहे हैं जो आपने एपीसी में करना है। आप पार्लियामेंट में डिस्कस करें। पार्लियामेंट में आपने डिस्कस नहीं करना, आप कहते जी एपीसी बुलाओ। अच्छा, पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करना, एपीसी क्यों बुला रहे हैं? कि शायद तहरीक इंसाफ अटेंड कर ले। जरा मुझे बताएं, इसका फिर एक मतलब तो क्लियर हो गया ना सही, कि इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता, तहरीक इंसाफ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता, और अगर किया जाएगा तो अवाम नहीं मानेगी। आपको अब समझ आ गया इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। ये इलेक्शन से इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया ये वाइप आउट हो जाएंगे। और ये जो इलेक्शन अभी भाग रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो डेट नहीं दे रहे, ये भी एक अजीब तमाशा है। रीजन क्या दे रहे हैं जी कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, खतरा है। यहां रात को 11 बजे तक, 14 तारीख को रात को 11 बजे तक टीवी के ऊपर मीडिया पे खबरें चल रही थी कि जी पता नहीं अगले दिन कोई धमाके होने लगे हैं, कोई तालिबान आ गए हैं, क्या हो गया है। लोकल बॉडी इलेक्शन से एक दिन पहले लोगों को खौफ और आशा करके डराया जा रहा था कि आप इलेक्शन देने वोट में ना निकलें। 4 दफा डिले करने के बाद, और फिर उसके बाद उन्होंने कार्रवाई डाली ठप्पा लगा के, और जो भी करके वो सारी दुनिया ने देख ली है। कल इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन में हमारी हियरिंग है, मैं जा रहा हूँ वहाँ इंशाल्लाह पेश होंगे। हमारे सारे वकला पहुँच गए, हमारे कैंडिडेट्स और उनके वकला भी पहुँच गए। वो हम जो 40-50 यूनियन काउंसिल जिसके ऊपर क्लियर कट एविडेंस हमारे पास है, उस पर हम कल सारे एविडेंस ये इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और उधर डिस्कशन होगी। तो खान साहब के बगैर जब कोई फैसला नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे। गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि थ्रेट की वजह से, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में सूबाई असेंबली का इलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन वो 70 जो सीटें जिसमें खाली हुई हैं नेशनल असेंबली की, जिस हर सीट के नीचे 2 सूबाई असेंबली की सीटें हैं, चले 9 निकाल दें कराची वाली तो फिर भी 55-60 तो बच गई, उनमें इलेक्शन हम करवा लेंगे, उसकी डेट भी आ गई है। तो क्या नेशनल असेंबली के इलेक्शन पे खतरा नहीं है और सिर्फ सूबाई असेंबली के इलेक्शन पे खतरा है? आप इस कौम को बेवकूफ़ समझते हो।
आप इंसल्ट करते हो इंटेलिजेंस पाकिस्तानियों की कंसिस्टेंटली, आप आइन की टोटल खिलाफ वर्जी करते हो, रोज हर रोज बैठ के तमाशा लगाते हो। कोई आपने सिर्फ लूप होल ढूंढ ढूंढ के आपने हुकूमत चलाई और पूरे मुल्क की तबाही इकोनॉमी पे मेरा आखिरी पॉइंट है की है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इकोनॉमी पे आने से, क्योंकि मैं फिर वो एक नेशनल, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब एलाइड फोर्सेस थी, जब नाजी जर्मनी, हिटलर की फोर्सेस हार गई, तो एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी के ऊपर जब टेक ओवर किया तो उन्होंने एक डी नाजिफिकेशन कैंपेन की थी। जो डी यानी कि लोगों के दिमाग में से और सिस्टम के अंदर से जो नाजी हिटलर के फॉलोअर्स है उनको सफाई करनी थी। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब अगली हुकूमत हमारी तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में भी आएगी और सूबा सिंध में भी इंशाअल्लाह आएगी इलेक्शन के बाद, तो इस सूबे में भी एक डी जरदारीफिकेशन कैंपेन करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह के ये एम्प्लॉयज उन्होंने भरे हैं, जिस तरह के पुलिस वाले भरे हैं, जिस तरह के लोग इन्होंने सिस्टम में भरे हैं, ये तबाही की भी है इन्होंने। तो ये जरदारीज़म को हटाने के लिए एक डी जरदारीफिकेशन कैंपेन इधर होनी ज़रूरी है। अब आ जाए जी ज़रा आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, जो इस मुल्क की आज सबसे बड़ा इशू है, मईशत जो डूबे चले जा रही है, हर रोज़ डूब रही है। खाली मैं जाते जाते कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की 43 मंथ्स की हुकूमत थी, उस 43 मंथ की हुकूमत में डिवैल्यूएशन हुई रुपए में। महीने का अगर आप एवरेज लगाएं तो 1 रुपया 42 पैसे पर महीना ये डिवैल्यूएशन थी हमारी 43 मंथ्स में। ये 10 महीने में पीटीएम की हुई है 9.25 रुपए महीना। जो डिवैल्यूएशन हुई है रुपए की पिछले 8-10 महीने में, वो 9.25 रुपए महीने के हिसाब से हुई है। और ये होती आज भी हो गई, रोज रोज होती चली जा रही है। कोई सेक्टर पाकिस्तान का इस वक्त वायबल नहीं है कोई बिजनेस के लिए। अभी लियाकत साहब से बात हो रही थी, वो स्टील का बता रहे थे कितना 32,000 रुपए पहुंच गया, 3 लाख से ऊपर चला गया। 2 दिन में 25,000 रुपया एक टन बढ़ गया, यानी 3 लाख क्रॉस कर गया। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये जो पूछते हैं ना क्या होगा, कंस्ट्रक्शन बंद, सारा कुछ बंद। मैं ये जो पूछते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूछते हैं ना कि आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि आप इकोनॉमी ठीक कर देंगे, मैं जरा बताना चाहता हूँ हमने किया क्या। देखें, जो टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ थी ना हमारी, वो 4.8% पे थी और अचीव हमने कितनी की थी, 6%। जो टोटल एक्सपोर्ट्स का टारगेट था वो 26.83 बिलियन था, 26.83 बिलियन डॉलर्स। अचीव कितना किया, 28.85 बिलियन डॉलर। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ, ज़राई ग्रोथ, टारगेट था 3.5%, अचीव किया 4.5%। इंडस्ट्री ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ, हमारा टारगेट था 6.6%, अचीव किया 7.2%। सर्विस सेक्टर ग्रोथ, हमारा टारगेट था 4.7%, हमने अचीव किया 6.2%। याद रहे कि इस सब में 2 साल कोविड की आप भी डाल लें, शुमार कर लें, जो दुनिया बंद थी। तो ये इमरान खान के पास कोई ना कोई अलादीन का चिराग तो है, जो कि कोविड के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ थी। आप खुद पढ़ लें स्टेट बैंक का जो अभी एनुअल रिपोर्ट आई है 2021 की, वो खुद आवाम को चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी समझते हैं, वो खुद पढ़ लें। मैं परसों पाकिस्तान के कोई फाइनेंशियल सेक्टर के 2-3 टॉप लोगों के साथ बैठा था। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के टॉप 10 लोगों में रखें तो वो शायद उन तीनों का नाम उन तीनों का नाम वो 10 में होगा। मैं उनके साथ ज़रा बैठा था कोई इकोनॉमी पे डिस्कशन, हालात पे, और वो सारों का क्लियरली एक कॉमन
एक कॉमन फियर था, एक खौफ था कि जो हालात जा रहे हैं तो 3 हफ्ते के बाद इस मुल्क में शायद गैस या पेट्रोल के राइट्स हो जाएंगे, डीजल के राइट्स हो जाएंगे। वो सबका कॉमन व्यू था, खास तौर में पंजाब के भी। यहां तो पोर्ट है ना, बाद में होंगे, वहां पहले शुरू हो जाएंगे। ये आपके पास सारा कुछ बेड़ा कर खत्म हो चुका है। आईएमएफ से आपकी जो भी बातचीत हो रही है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि वो जो भी आपसे मांग रहे हैं। मुझे एक कमेंट याद है हमारे ज़माने का कि जब उनसे बात हो रही थी कहीं पे, उन्होंने कहा कि जी ये आप सारी चीज़ें हर न्यूक्लियर स्टेट से मांगते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास और कोई न्यूक्लियर स्टेट आता ही नहीं है। तो ये पाकिस्तानियों, आपको सोचने के लिए मैंने ये जुमला कहा है कि आप वी आर पाकिस्तान दुनिया का मुसलमानों में ताकतवर तरीन मुल्क था, आज भी है। आपकी फौज भी बड़ी ताकतवर है, आपके पास रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास मैन पावर भी है। अगर आप सऊदी अरब चले जाएं, उनकी सारी डेवलपमेंट में पाकिस्तानियों का हाथ है। आप यूएई चले जाएं, उनकी सारी डेवलपमेंट में पाकिस्तानियों का हाथ है। और आप किसी वेस्टर्न कंट्री भी चले जाएं, वहाँ भी पाकिस्तानी जाता है, थोड़ा सा उसको इक्वल यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा एक्सेल कर जाता है। इसके बावजूद कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दी है, तालीम का निज़ाम तबाह कर दिया है, उसके बावजूद वो एक्सेल कर जाता है। और जो यहाँ से एग्जोडस हो रहा है पढ़े लिखे पाकिस्तानियों का, जो स्कूल से निकल रहे हैं पढ़ के, जो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो ये मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं दोबारा बात ख़त्म करने से पहले सेक्टर की भी बात कर लें। सबको ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक बात की लियाकत भाई आपने। ये कॉटन का भी मैं बात कर लूँ, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट तो है ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे सारी। अच्छा, एक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी, हुकूमत ने 5 टाइम्स 5 गुना ज्यादा बोरो किया है लोकल बैंक से। और इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज बोरो करती हैं, वो 50% कम हो चुकी हैं। क्योंकि बैंक को तो हुकूमत को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सॉवरेन गारंटी होती है, वो उधर रखा दे देगा पैसा। जो हुकूमत बोरो कर जाएगी, बैंक के पास लिक्विडिटी कहाँ है देने को। प्राइवेट सेक्टर वैसे ही धंधा नहीं कर रहा, 50% बोरोइंग लेस हो गई है। स्टील की हमने बात कर ली, ट्रेडर्स ने भी थ्रेटन किया जी कि अगर आपने ये कीमतें बढ़ाई और एनर्जी टैक्सेस ये वो, आईएमएफ की कंडीशंस में, जो भी कंडीशन है, मुझे नहीं पता क्या नेगोशिएट कर रहे हैं दार साहब, क्योंकि थोड़े दिन तो पहले कह रहे थे ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, बात नहीं करूंगा, ये कर लूंगा, वो तड़ियां मार रहे थे। जो भी कंडीशंस है, मजबूरी तो हमारी है आईएमएफ, लेकिन ट्रेडर्स ने कंट्री वाइड प्रोटेस्ट के ऊपर किया। अगर आपने नए टैक्सेस इम्पोज किए, उनको आपने ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और जो महंगाई का तूफान आ रहा है, वो महंगाई का तूफान और महंगा होने लगा है, क्योंकि जब नौकरियां जाएंगी, जब टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद होगी। देखे ना, अभी कॉटन प्रोडक्शन आपकी तबाह है। आपने कितने बेल इंपोर्ट करने? हमारे ज़माने में 7.40 बेल्स हम यहाँ खुद ही ग्रो करते थे। अभी इनके वक्त में 4.65। अभी ये है कि 3000 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करेंगे, पैसे कहाँ हैं आपके पास? तो जो आपकी महंगाई बढ़ेगी, और क्योंकि वो डॉलर में खरीदनी है ना आपने, फॉरेन एक्सचेंज जाएगी ना, फॉरेन एक्सचेंज जाएगी ना बाहर, तो वो आप अगर वो नहीं लाएंगे तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान को इकोनॉमिक आ चुका है। सबसे दरखास्त है होश के नाखून लें। और इसका सोल्यूशन आखिर में क्या है? आखिरी लाइन, इसका सोल्यूशन एक ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये मुल्क इलेक्शन में जाएगा, जो हुकूमत अवाम का मैंडेट लेके आएगी, उस हुकूमत के साथ अवाम की बैकिंग होगी, अवाम को ऑन बोर्ड लेके फिर मुल्क की मईशत ठीक होगी। सियासी स्टेबिलिटी और माशी स्टेबिलिटी ये कभी दुनिया की तारीख में अलग नहीं हुई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये ट्रेन की 2 पटरियां हैं, और ये दोनों लिंक्ड हैं नेशनल सिक्योरिटी से। तो अगर आपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं लाई, खुदा ना खास्ता आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे सवालिया निशान बनता है। बहुत मेहरबानी। आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ऐसा ही, हम भी इसी महंगाई की चटनी के
बातें कर रहे हैं और आप ये कल जब आप लोग इख्तियार में थे वो यही बातें करते थे, आज वो इख्तियार में और आप यही, लेकिन पिस तो अवाम ही रही ना अली भाई, कहीं पर भी हो। अब हम भी अवाम का ही हिस्सा हैं तलत भाई, पिस हम भी रहे, अवाम का हम भी हिस्सा हैं। दोनों, आपके सवाल के दो जवाब देता हूं। इन्हीं को शौक था ना, इन्हीं को शौक था ना बैक एंड सिंध हाउस में लोगों को खरीद के तमाशे करके बाहर रिजीम चेंज की डीलें बना के और बाकी पावर्स के सामने जाके रो धो के डिक्की की गाड़ी की डिक्की में छुप के जाके बाजवा साहब से मिल के कहानी, इन्हीं को शौक था ना। तो क्या प्लान था इनके पास? और दूसरा भाई साहब, हमने जो अगर साइन किया था तो फिर तो प्रॉब्लम क्या थी? अगर हमने साइन किया था तो फिर आईएमएफ अपनी ट्रांचेस रिलीज क्यों नहीं कर रहा? ये हर वक्त क्यों कहते हैं आईएमएफ से डील हो रही है, आईएमएफ से नेगोशिएशन? भाई नेगोशिएशन कैसे हो रही है? जी सर, तलत भाई बड़ी ऑब्वियस है, अली जरी साहब ने फिगर दी, महंगाई थी 9%, उस पे ये हमें नालायक